हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, तो चलिए करते हैं आज के क्लास की शुरुआत। और इससे पहले जानेंगे कि हमने लास्ट क्लास में क्या करी थी पढ़ाई। तो लास्ट क्लास में हमने नॉन टैरिफ बैरियर को समझा था, जिससे हमारा चैप्टर 1 हो गया था कंप्लीट। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 2 जो बुक में है। और बुक में क्या, चैप्टर 2 में क्या है? थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। हाँ जी, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को समझने के लिए हमने बना रखा है कुछ नोट्स। आइए चलते हैं उस नोट्स पे, क्योंकि नोट्स है तो सब कुछ है। आइए देखिएगा जी, आपके पास आपको दिख रही होंगी आपके स्क्रीन में कुछ कुछ थ्योरीज का डिटेल्स। देखिए, सबसे पहले कहता है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है। चलिए इसको थोड़ा ब्रेक करते हैं। थ्योरीज मतलब अभी थ्योरी समझते हैं कि थ्योरी है। इंटरनेशनल मतलब बिटवीन टू नेशन, और ट्रेड मतलब सेल या परचेज या एक्सचेंज ऑफ गुड्स। तो क्या हो गया जी, मतलब इसका क्या हो गया जी, एक मिनट रुकेगा। ये देखिए, हाँ अब मतलब क्या हो गया, मतलब ऐसी थ्योरीज जो दो नेशन के बीच में एक्सचेंज ऑफ गुड्स या सेल परचेज को लेकर बनी है। सही बोल रहे हो भैया? बिल्कुल। तो क्या बोला मैंने कि मतलब ऐसी थ्योरीज जो दो नेशन के बीच में एक्सचेंज ऑफ गुड्स या सेल परचेज को लेकर बनी है जी। अब आपका क्वेश्चन क्या होगा? होगा क्या कि थ्योरीज क्या होती हैं। ये तो आपने बता दिया कि थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होता है, क्या होता है। आप बताइए थ्योरीज क्या होती है और वो बनती कैसे है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि थ्योरीज बनती कैसे है। नहीं, देखिए कहता है थ्योरी मींस, क्या बोल रहा है, थ्योरी मींस अ सिस्टमैटिक एक्सप्लेनेशन फॉर ऑब्जर्व्ड फैक्ट्स and laws related to a specific aspects of life। समझ रहे हो? बोला क्या बोल रहा है, सिस्टमैटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्व फैक्ट्स। आपने कोई फैक्ट को ऑब्जर्व किया, उसका एक सिस्टमैटिक एक्सप्लेनेशन। हाँ जी बिल्कुल सही बोल रहे। और क्या बोल रहा है, बोल रहा है लॉज, और लॉज रिलेटेड किससे, एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट को लेकर, किसी एक स्पेसिफिक पहलू को, लाइफ के किसी स्पेसिफिक पहलू को लेकर जो लॉज बने हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम कहते हैं जी थ्योरी। आइए इस डेफिनेशन को थोड़ा हम और ब्रेक करते हैं। कहता है क्या, क्या कहता है जी, देखिएगा। कहता है पहले हम किसी फैक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं। पहले क्या करते हैं जी, किसी फैक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं और फिर उस ऑब्जर्व फैक्ट पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। उस ऑब्जर्व फैक्ट पे फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं एक्सपेरिमेंट्स किसी पर्टिकुलर एरिया में। अब कहां करेंगे भाई एक्सपेरिमेंट, तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही करना पड़ेगा, नहीं। हाँ जी, अब उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर हम बनाते हैं कुछ अजम्पशंस। क्या बनाते हैं, कुछ अजम्पशंस बनाते हैं उस जो एक्सपेरिमेंट हमने किया उसके बेसिस पर, और इसी अजम्पशन के बेस पर हम बनाते हैं थ्योरी। चलिए मैं एक बार फिर से बोलूं। हाँ जी भैया फिर से बोलिए, क्या बोला मैंने, बोले कहता है पहले हम कुछ फैक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, और फिर उस ऑब्जर्व फैक्ट के बेसिस पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया में, और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर हम बनाते हैं कुछ अजम्पशंस, है ना। और उस अजम्पशन, इसी अजम्पशन के बेस पर हम बना देते हैं भाई साहब क्या, थ्योरी। सर इतना तो समझ गए, लेकिन एक एग्जांपल देके समझा सकते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल समझा सकते हैं। आइए एक एग्जांपल मैंने ले रखा है, इसके बारे में अच्छे से समझते हैं। देखिए क्या बोलता है, बोलता है मैं अपनी बात कर रहा हूं। कहता है मैंने कुछ फैक्ट्स को ऑब्जर्व किया कि एक बच्चे को नेट का प्रिपरेशन कराने में 6 मंथ लगेगा, क्योंकि सिलेबस क्या है, बहुत बड़ा है। देखिएगा मैं क्या करा रहा हूं आपको, नेट का प्रिपरेशन करवा रहा हूं। हाँ जी, तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया फैक्ट्स में कि भाई साहब कुछ फैक्ट्स मैंने देखा कि हाँ ये चीजें हैं, वो चीजें हैं, ऐसा है वैसा है। मैंने बहुत सारा फैक्ट देखा और उसके बेस पे मैंने ये ऑब्जर्व किया कि नेट का सिलेबस कंप्लीट कराने में मुझे कितना टाइम लगेगा, 6 मंथ लगेगा। ठीक है, आइए क्यों, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। अब आगे क्या कहता है, देखिए कहता है फिर मैंने कुछ एवरेज स्टूडेंट्स के लिए और उसको पढ़ाकर नेट का एग्जाम दिलवाया, जिसमें से 60% बच्चे क्या हो गए,
पास हो गए। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने कुछ फैक्ट्स को लिया, उस फैक्ट्स के बेसिस पर मैंने क्या बोला कि नेट का प्रिपरेशन करने के लिए कितना टाइम लगता है, 6 मंथ लगता है। और फिर मैंने क्या किया, कुछ एक एवरेज स्टूडेंट्स को उठाया यानी कि लिया और उसको पढ़ाया, पढ़ाने के बाद एग्जाम दिलवाया, एग्जाम दिलाने के बाद रिजल्ट क्या हुआ, 60% बच्चे पास हो गए। अब ये मैंने क्या करा, अभी ये मैंने करा एक्सपेरिमेंट, और इस बेसिस पे मैंने बना दी कुछ अजम्पशंस। किस बेसिस पे, अभी जो मैंने एक्सपेरिमेंट करा उस बेसिस पे मैंने कुछ अजम्पशंस बना दी। क्या अजम्पशंस बना दी थी, देखिएगा, कहता है कि स्टूडेंट एवरेज होना चाहिए। पहला अजम्पशन मैंने क्या बना दिया कि स्टूडेंट क्या होना चाहिए, एवरेज होना चाहिए। दूसरा मैंने अजम्पशन बना दिया कि स्टूडेंट कंसिस्टेंट होना चाहिए, मतलब लगातार पढ़ाई करते रहना चाहिए, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। और तीसरा अजम्पशन मैंने बना दिया कि स्टूडेंट को अच्छी गाइडलाइन मिलनी चाहिए, क्योंकि गाइडलाइन अगर खराब मिल जाएगी तो बच्चा पास नहीं कर पाएगा। तो ये किस बेसिस पर मैंने अजम्पशन बनाया, मैंने जो कुछ ऑब्जर्व फैक्ट देखे थे उस ऑब्जर्व फैक्ट के बेसिस पर मैंने एग्जाम दिलवाया, एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर मैंने क्या किया, कुछ अजम्पशंस बना दिया। अब ये जो अजम्पशन, अब क्या बोल रहा है अब इस अजम्पशन के बेस पर मैंने क्या कह दिया कि जो भी बच्चा 6 मंथ की प्रिपरेशन करेगा उसका नेट निकल जाएगा। लो जी, बन गई थ्योरी। नहीं, क्या बोल रहे हो भैया, सच में बन गई थ्योरी? हाँ बिल्कुल बन गई थ्योरी, ऐसे ही बनती है थ्योरी। फिर एक बार रिपीट करें क्या? हाँ जी बिल्कुल रिपीट करते हैं। देखिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मैंने कुछ फैक्ट्स को ऑब्जर्व किया, कुछ फैक्ट देखा, और क्या किया उसे, एक बच्चे को नेट की प्रिपरेशन कराने में कितने मंथ लगेगा, 6 मंथ लगेगा, क्योंकि सिलेबस क्या है, बहुत बड़ा है। मैंने ये ऑब्जर्व फैक्ट्स के बेसिस पे कह दिया। अब फिर मैंने क्या किया, इसको प्रूव करने के लिए, इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैंने एवरेज स्टूडेंट लिए। एवरेज मतलब जो बहुत ज्यादा तेज भी नहीं और बहुत ज्यादा कमजोर भी नहीं है, और उसको पढ़ाकर एग्जाम दिलाया, और एग्जाम दिलवाकर मैंने 60% से बच्चों को पास करा दिया। मतलब क्या किया, मैंने एक्सपेरिमेंट किया। अब इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर मैंने बना दिए कुछ एजम्पशंस। क्या एजम्पशंस बना दिए जी, कि पहला स्टूडेंट एवरेज होना चाहिए, दूसरा स्टूडेंट कंसिस्टेंट होना चाहिए, और तीसरा स्टूडेंट को अच्छी गाइडलाइन मिलनी चाहिए। अब इस एजम्पशन के बेस पे मैंने ये कह दिया कि जो भी बच्चा 6 मंथ में नेट की प्रिपरेशन करेगा उसका नेट निकल जाएगा। लो जी, ये बन गई थ्योरी। समझ गए यार, समझ गए बात कि थ्योरीज बनती कैसे हैं? हाँ जी भैया बिल्कुल समझ में आ गई। अब क्या है, अब देखो होता क्या है, थ्योरीज बहुत तरीके से होती है। जैसे ट्रेडिशनल थ्योरीज होती है, फिर उसके बाद कुछ थ्योरीज पे कुछ रिसर्च और होते हैं, तो फिर वो और आगे बढ़ती जाती है, थ्योरीज एक्सटेंड हो जाती है। नहीं, पहले एक थ्योरी थी, फिर उसको किसी ने काटा, दूसरी थ्योरी बनी, फिर उसको किसी ने काटा, फिर तीसरी थ्योरी बनी। तो उसी बेस पर थ्योरीज एक्सटेंड कैसे होती है ये आप समझिए, आगे मैं समझाने जा रहा हूं। कह रहे हैं नाउ थ्योरीज एक्सटेंड कैसे होती है, इसके बारे में समझते हैं। कहता है अभी जो मैंने अजम्पशन लिया उसमें अगर एक भी अजम्पशन अगर गलत साबित होता है तो मेरी थ्योरी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। जैसे मैंने 3 अजम्पशंस लिया था, मान लो तीनों में से एक अजम्पशन भी ले लिया। क्या अजम्पशन ले लिया कि भाई साहब, जैसे मेरी फर्स्ट अजम्पशन थी कि स्टूडेंट एवरेज होना चाहिए, ठीक, लेकिन अगर स्टूडेंट टॉपर हुआ तो हो गई मेरी थ्योरी गलत। अगर मैंने क्या माना, मैंने माना कि स्टूडेंट कैसे होना चाहिए, एवरेज होना चाहिए, लेकिन फिर यहां पे क्या हो गया, स्टूडेंट निकल गया टॉपर, तो मेरी थ्योरी गलत। हाँ जी बिल्कुल गलत। तो भाई साहब मेरी थ्योरी हो जाएगी गलत। अब ये मेरी थ्योरी गलत हो गई, मेरी थ्योरी तो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई, और क्या हो जाएगा, और हो जाएगी एक्सटेंशन ऑफ थ्योरी कि बच्चे 3 मंथ्स में भी जेआरएफ अचीव कर सकते हैं। अब देखो भाई साहब, ये था, तो ये 6 मंथ्स का अजम्पशन मैंने बनाया था, किस बेसिस पर, 3 अपने अजम्पशन थे कि भाई साहब एवरेज स्टूडेंट होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और लास्ट में क्या था, एक और एजम्पशन था कि एक मिनट मैं थोड़ा चेक कर लेता हूं क्या एजम्पशन दिया था मैंने, कि हाँ स्टूडेंट को अच्छी गाइडलाइन मिलनी चाहिए। ये 3 एजम्पशन मैंने बना दिए थे। अब उसमें से एक भी एजम्पशन अगर गलत साबित हो गया, जैसे मैंने क्या बोला, टॉपर हो गया, तो जब टॉपर की बात आ गई तो मेरे तीनों जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू थे, जो मेरे थॉट थे, वो तो गए, वो मेरे एक्सपेरिमेंट गए। तो अब क्या हो जाएगा, इस बेसिस पर बन जाएगी थ्योरी, हो जाएगी एक्सटेंड। उसने किसी एक एजम्पशन को काटने की वजह से मेरी थ्योरी क्या हो जाएगी,
आगे बढ़ जाएगी, कोई और नई तरीके की थ्योरी लेके आएगा और उस थ्योरी में वो ये कहेगा कि भाई साहब ऐसा है कि अगर बच्चा टॉपर हो तो 3 महीने में भी नेट और जेआरएफ निकाल सकता है। लीजिए जी, ठीक इसी तरह बनती है, क्या होता है, इसी तरह थ्योरीज बनती हैं और थ्योरीज का एक्सटेंशन भी होता है। कहता है ठीक इसी तरह इंटरनेशनल ट्रेड की भी थ्योरीज कुछ हैं जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। नहीं, इसी तरह से जैसे अभी मैंने 2 थ्योरीज क्रिएट किया, एक थ्योरीज क्रिएट किया और उसको एक्सटेंड करके दिखाया कि एक्सटेंशन कैसे होता है, उसी तरीके से कुछ थ्योरीज हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड की हैं और उसको हम क्या करने वाले हैं, आज पढ़ने वाले हैं। चलिए जी शुरुआत करते हैं। पहली थ्योरी जो है ट्रेडिशनल थ्योरी। ट्रेडिशनल थ्योरी वो थ्योरी होती है जो पुराने जमाने की थॉट्स वाली थ्योरी होती है, क्लासिकल थ्योरी भी उसको हम कहते हैं। आइए जी, पहला जो थ्योरी है उस थ्योरी को कहते हैं थ्योरी ऑफ मर्केंटाइलिज्म। देखिए जी, थ्योरी ऑफ मर्केंटाइलिज्म सबसे पुरानी थ्योरी है और इस थ्योरी का कहना होता था भाई अगर हम किसी भी देश के फॉरेन करेंसी यानी कि करेंसी के रिजर्व को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें गोल्ड और सिल्वर के रिजर्व को बढ़ाना चाहिए। और वो कैसे बढ़ेगा, वो बढ़ेगा एक्सपोर्ट को हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे तब, और इंपोर्ट को घटा देंगे तब। आइए पढ़िए, देखिए क्या लग रहा है। कह रहा है किसी भी नेशन का वेल्थ हम उसके गोल्ड और सिल्वर के रिजर्व को बढ़ाकर डिसाइड करते हैं। कैसे करते हैं जी, गोल्ड और सिल्वर के रिजर्व को बढ़ाकर। और रिजर्व बढ़ाएंगे कैसे, तो एक्सपोर्ट को इंक्रीज करके और इंपोर्ट को डिक्रीज करके। ये 2 रास्ते हैं भैया, या तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा दो या फिर इंपोर्ट को डिक्रीज कर दो। एक्सपोर्ट बढ़ाओगे तो ज्यादा गोल्ड हमें मिलते थे और गोल्ड ज्यादा मिलते थे तो हमारे क्या होते थे, रिजर्व बढ़ जाती थी। और इंपोर्ट जो हमारे यहाँ से सामान हम मंगवाते थे उसको अगर कम कर देते थे तो हमारी जो करेंसी है, जो हमारा गोल्ड था वो जाने से बच जाता था, जिससे हमारा क्या होता था, स्ट्रेंथ बढ़ जाता था। अब कह रहा है देखिए जी, इस थ्योरी में हम 3 तरीके से ट्रेड करते थे। कौन कौन था, ये एक थ्योरी तो थी, इस थ्योरी में ट्रेड करने के 3 तरीके थे। अब आइए देखते हैं क्या क्या था। पहला जो ट्रेड था, पहला ट्रेड जो करने का तरीका था उसको हम बोलते हैं जीरो सम थ्योरी, है ना। क्या बोलते हैं, जीरो सम गेम थ्योरी। आइए, कहता है ये कहती है एक कंट्री को जितना फायदा होगा दूसरे को उतने का ही नुकसान होगा। अगर हम किसी कंट्रीज के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो एक कंट्रीज को क्या होगा, फायदा होगा, और दूसरे कंट्रीज को क्या हो जाएगा, नुकसान, लेकिन बराबर बराबर का नुकसान होगा। और जब दोनों के बराबर बराबर का नुकसान होगा तो ये क्या हो जाएगी, जीरो सम गेम थ्योरी हो जाएगी। आइए जी दूसरा चलते हैं, दूसरा क्या बोलता है, दूसरा जो है वो कहता है पॉजिटिव सम गेम। पॉजिटिव सम गेम क्या कहता है, कहता है यहां ट्रेड करने पर दोनों कंट्रीज को फायदा होता है। आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं क्या दिया हुआ है। कहता है 2 कंट्री है, ए बी। कहता है ए को एक प्रोडक्ट की नीड है जो उसके कंट्री में उसे 100 रुपए में मिल रहा है। क्या बोल रहा है, बोल रहा है 2 कंट्री है ए और बी, उसमें से एक कंट्री है जिसमें एक प्रोडक्ट उसको चाहिए भाई, उसको वहां की डिमांड, जबरदस्त डिमांड है वहां उसकी, और उसका रेट कितना है, 100 रुपया है। कहता है वही कंट्री बी है जहां सेम प्रोडक्ट को कोई 40 रुपए में भी नहीं खरीद रहा है। मतलब एक दूसरी कंट्री है जहां सेम प्रोडक्ट 40 रुपए में भी नहीं कोई खरीद रहा है। तो अब ये दोनों कंट्री क्या करेगी, बोल रहा है भाई साहब ये दोनों कंट्री अब क्या करेगी, आपस में ट्रेड करेगी, और 70 में, कितना में, 70 रुपए में, जिससे दोनों कंट्रीज को क्या होगा, 30 रुपए का फायदा हो जाएगा। कैसे, जिस कंट्री को 40 रुपए में प्रोडक्ट नहीं बेच पा रही थी वो कंट्री प्रोडक्ट को कितने में बेच दे रही है, 70 में। और जो कंट्री 100 रुपए में प्रोडक्ट को खरीदना चाह रही थी, उसको प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा है, वो कंट्री प्रोडक्ट को कितने में खरीद रही है, 70 रुपए में। तो क्या दोनों कंट्रीज को 30-30 रुपए का बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ, हाँ जी सर बिल्कुल हुआ। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव सम गेम थ्योरी, जहां दोनों कंट्रीज को इक्वल अमाउंट में या थोड़े कम थोड़े ज्यादा अमाउंट में बेनिफिट ही होता है, कभी कोई नुकसान नहीं होता है। आइए जी नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है नेगेटिव सम गेम थ्योरी। अब देखिए ये तीनों, पहला क्या था, जीरो सम गेम, दूसरा था पॉजिटिव सम गेम, और तीसरा क्या है, नेगेटिव सम गेम थ्योरी। कहता है यहां ट्रेड करने से दोनों कंट्री को लॉस ही होता है, जिसे कहते हैं लूज लूज
सिचुएशन। देखिए जी, पहला में था एक को लॉस, दूसरे को प्रॉफिट, दूसरा में था दोनों को लॉस, सॉरी दोनों को प्रॉफिट, और तीसरे में क्या था, तीसरे में था जी दोनों को लॉस वाली सिचुएशन, है ना। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो भैया आप। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थ्योरी क्या है जी, ये देखिए दूसरी थ्योरी आ गई। पहला थ्योरी क्या था, थ्योरी ऑफ मर्केंटाइलिज्म। मर्केंटाइलिज्म थ्योरी क्या कहती है, मर्केंटाइलिज्म थ्योरी कहती है कि किसी भी देश का स्ट्रेंथ हम कैसे बढ़ाते हैं, उसके गोल्ड और सिल्वर के रिजर्व को बढ़ाकर। और ये कैसे होगा, ये होगा हम जब एक्सपोर्ट को ज्यादा करेंगे और इंपोर्ट को कम करेंगे। हाँ जी, जी बिल्कुल। चलिए सेकेंड थ्योरी में चलते हैं। सेकेंड थ्योरी क्या कहती है जी, सेकेंड थ्योरी कहती है थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। ये थ्योरी किसने दिया है, बोलता है गिवन बाय एडम स्मिथ। किसने दिया जी, एडम स्मिथ। कब दिया है, 1775 में दिया है। कहता है ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ सेंटिमेंट। भाई साहब ये क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि थ्योरी ऑफ सेंटिमेंट्स किसे कहते हैं। और इन्होंने क्या, कौन सा एक बुक लिखा था, कहता है रिटन अ बुक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इससे भी सवाल आए हुए हैं पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो इसको ध्यान दीजिएगा कि थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज किसने दिया, एडम स्मिथ ने। कब दिया, 1775 में। क्या इज आल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ सेंटिमेंट्स। थ्योरी ऑफ सेंटिमेंट्स भी कहते हैं रिटन अ बुक एंड इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। कहता है इट इज बेस्ड ऑन टू कंट्री, टू कम्युनिटी और वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट इज लेबर। आइए आगे क्या बोल रहा देखते हैं। कहता है ये थ्योरी कहती है कि जिस कम्युनिटी में एडवांटेज है उस गुड्स का प्रोडक्शन करके उसे एक्सपोर्ट करेंगे, और जिसका डिसएडवांटेज है उसे हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। देखिए दो कंट्री के बीच में बिजनेस हो रहा है, और इसका एजम्पशन कहता है कि कभी भी जो हम बिजनेस करेंगे वो दो कंट्री के बीच में, दो गुड्स के बीच में करेंगे, और उसका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, एक होगा, क्या, लेबर। तो अब ये कह रहा है कि भाई साहब ऐसा है, दोनों कंट्री ऐसा नहीं हो सकती कि दोनों कंट्री बेस्ट हो, तो किसी एक में उसको एब्सोल्यूट एडवांटेज होगा, और उस गुड्स का जिसमें उसको एब्सोल्यूट एडवांटेज है वो उस गुड्स को एक्सपोर्ट करे सामने वाले कंट्री को, और किसका इंपोर्ट कर ले, जिसमें उसको डिसएडवांटेज है उसका वो इंपोर्ट कर ले। आइए इसका एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। नहीं, हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो भैया आप। देखिए फॉर एग्जांपल कहता है कंट्री ए है और कंट्री बी है, दो कंट्री है, ठीक है। एक कंट्री जो है वो एप्पल्स और ऑरेंजेस, ये दो गुड्स हैं। अब एक कंट्री क्या कर रही है, एक लेबर 30 एप्पल बना रही है एक दिन में, और कंट्री बी जो है एक लेबर 40 एप्पल बना रही है। उसी तरीके से ऑरेंज की बात जब आएगी तो एक कंट्री ए जो है एक लेबर 40 ऑरेंज बना रही है, और बी कंट्री जो है 30 क्या बना रही है, 30 ऑरेंजेस बना रही है। अब बताओ यहाँ पे एब्सोल्यूट एडवांटेज किसका है, तो सर कंट्री ए में जो है एप्पल को एडवांटेज है, तो क्या करेंगे, नहीं सॉरी, कंट्री ए में किसका एडवांटेज है, 40, क्योंकि 40 एक लेबर 40 बना रही है, तो ऑरेंज का एडवांटेज है। तो ऑरेंज को क्या करेंगे, हम एक्सपोर्ट कर देंगे कहां, कंट्री बी में। और कंट्री बी में सर किस चीज का एडवांटेज है, तो कंट्री बी में एप्पल का एडवांटेज है, तो हम क्या कर लेंगे, कंट्री ए में इंपोर्ट कर लेंगे, क्या, एप्पल कर लेंगे इंपोर्ट। हाँ जी बिल्कुल यही है। तो क्या कह रहा है यहाँ, कंट्री ए में एक लेबर 30 एप्पल और 40 ऑरेंज बनाता है, और कंट्री बी एक लेबर और 40 एप्पल और 30 ऑरेंज बनाती है। तो सॉरी, तो इन दोनों कंट्रीज में ए के पास एप्पल का एडवांटेज है तो एक्सपोर्ट करना चाहिए, और बी के पास ऑरेंज का एडवांटेज है तो उसे यही एक्सपोर्ट करना चाहिए। समझ गए बात, हाँ जी सर बिल्कुल समझ गए। फिर एक बार समझाया जाए। हाँ जी, मैंने क्या बोला, मैंने बोला दो कंट्री है ए और बी, फिर एप्पल के का बेनिफिट किसके पास है, कंट्री बी के पास, और ऑरेंज का बेनिफिट किसके पास है, और आपका कंट्री ए के पास। तो जिसका बेनिफिट जिसके पास है उसको क्या करना चाहिए, एक्सपोर्ट करना चाहिए, और इंपोर्ट किसका करना चाहिए, जिसका उसको डिसएडवांटेज है। हाँ जी समझ में आ गई बात, हाँ जी सर समझ गए ये बात। आइए तो फिर आगे क्या चलते हैं, आगे चलते हैं तीसरी थ्योरी में। ये थ्योरी क्या है, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। देखिए इसको, इस थ्योरी को किसने दिया है, इस थ्योरी को देने वाले थे डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो ने कहा, क्या कहा, कहता है ये थ्योरी सेम ऊपर थ्योरी जैसी एजम्पशन लेकर आती है। इसमें भी क्या है, टू कंट्री, टू कमोडिटी, और एक क्या है, एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वो क्या है, लेबर। आइए कहता है ये थ्योरी सेम ऊपर थ्योरी का एजम्पशन लेकर चलती है, बस फर्क ये है
कि यहाँ दो कंट्रीज अपना कंपैरिजन खुद से करती है और वो ये देखती है कि वो किस चीज में बेस्ट है और हम उसका एक्सपोर्ट करेंगे, जिसमें वो खराब है उसका हम क्या कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। जैसे देखिएगा यहां बात कर रहा है कि दो कंट्री, दो कमोडिटी और वन फैक्टर प्रोडक्शन। तो अब क्या है, दोनों कंट्री के बीच में क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए इंडिया है और यूएसए है। यूएसए क्या कर रही है, व्हीट और राइस का प्रोडक्शन कर रही है। अब व्हीट और राइस का प्रोडक्शन करने के वक्त में अब वो क्या करती है, इंडिया से कंपेयर करती है। तो जब इंडिया से कंपेयर करती है तो वो देखती है कि नहीं नहीं हम इंडिया से सकेंगे ही नहीं, क्योंकि इंडिया में क्या है, लेबर भाई साहब सस्ते हैं और यहाँ पे बहुत प्रोडक्शन होता है, तो हम क्या करेंगे, हम नहीं सकेंगे उससे। तो फिर वो यूएसए क्या करती है, खुद के साथ कंपेयर करती है कि हम किस में बेस्ट है, हम इंडिया से तो नहीं सक रहे लेकिन हम किस में बेस्ट हैं। तो फिर वो देखती है कि भाई साहब हम किस में बेस्ट हैं, हम जो है हम मान लेते हैं हाँ हम बेस्ट हैं राइस में, तो हम क्या करेंगे, हम राइस का एक्सपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट क्या किस चीज का कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे व्हीट का, जो इंडिया में बहुत सस्ता बनता है। आइए इसी एग्जांपल को मैंने दे रखा है, एक बार फिर से इसको समझते हैं। देखिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि इंडिया और यूएसए दो कंट्री है और क्या किसका प्रोडक्शन करती है, व्हीट और राइस का प्रोडक्शन करती है। अब देखिएगा 5 लेबर इंडिया में 1 किलो क्या बनाते हैं, वेट बनाते हैं और 10 लेबर 1 किलो राइस बनाते हैं। इसी चीज को 12 लेबर 1 किलो वेट बनाता है, यानी कि यहां 5 ही लेबर में 1 किलो का काम हो जा रहा है, यहां 12 लेबर लग रहे हैं। फिर उसी तरह से राइस की बात जब आती है तो इंडिया में सिर्फ 10 लेबर में काम हो जा रहा है और यूएसए में 11 लेबर लग रहे हैं। तो आप मुझे बताइए क्या इंडिया से ये टक्कर कर पा रहा है प्रोडक्शन में? नहीं भैया, बिल्कुल नहीं कर पा रहा है। तो अब ये क्या करेगा, ये खुद में कंपेयर करेगा अपना। जब ये खुद में कंपेयर करेगा तो देखेगा कि हम किस चीज में बेस्ट है, भाई हम राइस में बेस्ट है। तो जब ये राइस में बेस्ट है तो फिर ये क्या करेगा, ये इसको जाके एक्सपोर्ट करेगा, किसको बोलेगा, इंडिया तुम एक काम करो, हमसे ना राइस खरीद लो यार किसी तरीके से, क्योंकि राइस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, और तुम हमको क्या दे दो, हमको तुम व्हीट का इंपोर्ट करो, हम व्हीट तुमसे ले लेंगे। तो जी ये थ्योरी यही कहती है। ये थ्योरी आई थिंक ये समझ में आपको आ गया होगा। आज हम लोगों ने डिस्कस किया 3 थ्योरीज, है ना, थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज और थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। आइए इसको बुक में एक बार पढ़ते हैं, फिर इसको खत्म करेंगे। आइए कहता है, देखिएगा थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कहता है इंटरनेशनल ट्रेड, एक मिनट, हाँ, कहता है इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज आर सिंपली डिफरेंट थ्योरीज एक्सप्लेन इंटरनेशनल ट्रेड। व्हाट आर इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज क्या है, सिंपली डिफरेंट थ्योरीज है जो इंटरनेशनल ट्रेड को एक्सप्लेन करती है। कहता है ट्रेड क्या है, कहता है ट्रेड इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन 2 पीपल और एंटिटीज। ट्रेड क्या है, दो लोगों के बीच में या एंटिटीज के बीच में एक्सचेंज करना है, क्या, गुड्स और सर्विसेज को। कहता है इंटरनेशनल ट्रेड is then the concept of this exchange between people or entities in 2 different countries। अगर यही एक ट्रेड जो है जब 2 कंट्रीज के बीच में हो जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। कहता है पीपल और एंटिटीज ट्रेड बिकॉज दे बिलीव दैट दे बेनिफिट फ्रॉम द एक्सचेंज। क्या बोलता है, पीपल और एंटिटीज ट्रेड इसलिए करते हैं कि वो भरोसा करते हैं कि वो उनको क्या होगा जब गुड्स का एक्सचेंज करेंगे तो वो उनको बेनिफिट होगा। दे मे नीड और वांट टू गुड्स और सर्विसेज, क्या उनकी जरूरत होती है या वांट इच्छा होती है गुड्स और सर्विसेज दोनों की। कहता while at surface this many sound very simple, there is a great deal of theory, policy and the business strategy that constitute international trade। बोल रहा भाई साहब ये सुनने में तो बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन क्या है यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा डील होता है थ्योरी का, अच्छी पॉलिसी होती है और अच्छी बिजनेस स्ट्रेटेजी होती है जो इंटरनेशनल ट्रेड में होती है। कहता है इन दिस सेक्शन यू विल लर्न अबाउट द डिफरेंट ट्रेड थ्योरीज दैट हैव इवॉल्व्ड ओवर द पास्ट सेंचुरी एंड विच आर द मोस्ट रिलेवेंट टुडे। जो पास्ट में भी बनाई गई है, जो आज बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, आज इंटरनेशनल ट्रेड करने में बड़ा रोल है उसका। कहता है एडिशनली यू विल एक्सप्लोर द फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट international trade and how business and government use this factor to their respective benefits to promote their
इंटरेस्ट। देखिए जी, इंटरनेशनल ट्रेड में हम क्या करते हैं, हम एक्सप्लोर करते हैं फैक्टर को, जिससे क्या होता है बिजनेस और गवर्नमेंट को ये फैक्टर की वजह से बहुत सारा बेनिफिट होता है ना। तो आइए कुछ क्लासिकल थ्योरीज को समझते हैं। पहला क्लासिकल थ्योरीज क्या है जी, पहला क्लासिकल थ्योरीज है थ्योरीज ऑफ मर्केंटिलिज्म। थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म क्या कहता है, मैंने आपको बताया, फिर एक बार इसमें पढ़ते हैं। कहता है डेवलप्ड इन 16th सेंचुरी, मर्केंटिलिज्म वाज द वन ऑफ द अर्लीस्ट एफर्ट टू डेवलप एन इकोनॉमिक थ्योरी। कहता दिस थ्योरी स्टेट दैट अ कंट्री वेल्थ वाज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ इट्स गोल्ड्स एंड सिल्वर होल्डिंग्स। किससे डिटरमाइन किया जाता है जी कंट्री की हेल्थ, गोल्ड और सिल्वर के होल्डिंग्स के, कितना कितना किसके पास गोल्ड और सिल्वर है। कहता है इन इट्स सिंपल सेंस मर्केंटिलिस्ट believe that a country should increase its holding of gold and silver by promoting export and discouraging imports। मोटा भाई साहब, गोल्ड को तो ठीक है, आप कैसे बढ़ा पाओगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा और इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा। कहता है इन अदर वर्ड्स if people are in other countries buy more of from you than they sell to you, then they have to pay you difference in the gold and silver। बोल रहा है भाई साहब, अगर आप एक्सपोर्ट करते हो ज्यादा और इंपोर्ट कम करते हो तो उसका जो डिफरेंस होगा वो आपको सिल्वर और गोल्ड में पे करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, the objective of each country was to have a trade surplus or a situation where the value of export is greater than the value of import। हर कोई ट्रेड सरप्लस करना चाहता है, हर देश का ये मकसद होता है कि उसका क्या हो, ट्रेड सरप्लस, और वो कैसे होगा, एक्सपोर्ट को ज्यादा करके और इंपोर्ट को कम करके। एंड टू अवॉइड trade deficit or a situation where the value of import is greater than value of export। बोल रहा है भाई साहब, ट्रेड डेफिसिट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इंपोर्ट को कम कर देंगे और वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट को बढ़ा देंगे, तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड सरप्लस के लिए इंपोर्ट ज्यादा एक्सपोर्ट कम, सॉरी एक्सपोर्ट ज्यादा इंपोर्ट कम, और ट्रेड डेफिसिट के लिए आपका इंपोर्ट ज्यादा और एक्सपोर्ट कम। आइए, कहता है a closer look at the world history from the 1500 to the late 1800 helps explain why mercantilism flourished। In the 1500 marked the rise of new nation states whose rulers wanted to strengthen their nations by building larger armies and the national institution। By increasing export and trade, these rulers were able to amass more gold, wealth for their countries, and the one way that many of these nations promoted export was to impose restriction on import। This strategy is called protectionism and is still used today। बोल रहा भाई साहब ऐसा है कि उस दौर में एक्सपोर्ट पर क्या हो गया था, ज्यादा से ज्यादा बोल रहा था कि लगाओ, और इंपोर्ट क्या कर रहे थे, इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करना था, और इसी इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करने के स्ट्रेटेजी को हम लोग क्या बोलते हैं इसको प्रोटेक्शनिज्म। देखिए टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर तो हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो वहां इसके डिस्कशन करी, इसलिए मैं इसके बारे में ज्यादा चर्चा यहाँ नहीं कर रहा हूँ। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार जाके वो वीडियो देख लें। अब आ जाइए जी, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज क्या कह रहा है। कहता है इन 1776 एडम स्मिथ क्वेश्चन द लीडिंग मर्केंटाइल थ्योरी ऑफ द टाइम इन द वेल्थ ऑफ नेशंस। एडम स्मिथ एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। देखिए यही इसका बुक का नाम था ना, हाँ जी। कह रहा है रिसेंट वर्जन्स हैव बीन एडिटेड बाय द स्कॉलर्स एंड द इकोनॉमिस्ट। Smith offered a new trade theory called absolute advantage, which focused on the ability of a country to produce a good more efficiently than another nation। कहता है स्मिथ reasoned that the trade between countries should not be regulated or restricted by the government policy or intervention। He stated that trade should flow naturally according to the market forces। बोला भाई साहब मार्केट फोर्सेस के हिसाब से ट्रेड होना चाहिए, गवर्नमेंट को किसी तरह का इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहिए। कह रहा है इन हाइपोथेटिकल टू कंट्री वर्ल्ड if country A could produce a good cheaper or faster than the country B, then A country had the advantage and could focus on the specializing on producing that good। मोटा भाई साहब दो कंट्री में से अगर एक कंट्री के पास चीपर और फास्टर सस्ता गुड है तो उनको स्पेशलाइज करने के लिए फोकस करना चाहिए। Similarly, if the B was better at producing the another good, it could focus on specialization as well। मोटा A उसमें था बेस्ट अगर B कंट्री भी किसी चीज में बेस्ट है तो उसको उसके स्पेशलाइजेशन में फोकस करना चाहिए।
by specialization, countries would generate efficiencies because of their labor force would become more skilled doing the same task। क्या बोल रहा है भाई साहब, इससे क्या होगा कि अगर दोनों कंट्रीज अपने बेस्ट प्रोडक्शन पे फोकस करेंगी तो उसका जो स्किल लेबर होगा वो बेस्ट करेगा अपने सेम टास्क पे। कह रहा है प्रोडक्शन वुड ऑल्सो बिकम मोर एफिशिएंट बिकॉज देयर वुड बी एन इंसेंटिव टू क्रिएट फास्टर एंड बेटर प्रोडक्शन मेथड टू इंक्रीज द स्पेशलाइजेशन। बोल रहा भाई साहब इससे प्रोडक्शन आपका ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी कंट्री किसी चीज में बेस्ट हैं और उसको और स्पेशलाइजेशन के लिए काम करेंगे तो उससे क्या आप इन्वेंशन इंसेंटिव देंगे जिससे बेटर और फास्टर प्रोडक्शन का मेथड को क्या बोल सकते हैं, फास्टर और बेटर प्रोडक्शन मेथड क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। कहता है स्मिथ थ्योरी रीजन दैट विद द इंक्रीज एफिशिएंसीज पीपल इन द बोथ कंट्रीज वुड बेनिफिट and trade should be encouraged. His theory stated that a nation wealth should not be judged by how much gold and silver it had but rather by living standard of its people। देखो जी ये एक्सटेंशन था, किसका एक्सटेंशन था, थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म का। उसने बोला था कि गोल्ड और सिल्वर से मापो, ये बोल रहा भाई साहब सिर्फ गोल्ड और सिल्वर से मत मापो, उसमें ये देखो कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है उस कंट्री का। अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है तो क्या है उस बेसिस पे उसको जज नहीं करो। किस बेसिस पे, गोल्ड एंड सिल्वर के बेसिस पे। अब देखिएगा उसके बाद जो थ्योरी आई थी उसका एक्सटेंशन कौन है जी, उसका जो एक्सटेंशन है उसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। देखिए ये थ्योरी क्या कहती है, कहता है द चैलेंज टू द एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी वाज दैट सम कंट्रीज मे बी बेटर एट प्रोड्यूसिंग बोथ गुड्स and therefore having an advantage in many areas. In contrast, another country may not have any useful absolute advantage. To answer this challenge, David Ricardo, an English economist, introduced the theory of comparative advantage in 1870। बोल रहा भाई साहब ऐसा है कि कोई कंट्री तो दोनों चीज में बेस्ट हो सकती है लेकिन कोई कंट्री ऐसा भी होगा जिसमें जो दोनों में बेस्ट नहीं होगा, वो किसी में बेस्ट नहीं होगा, तो फिर उसको क्या करना चाहिए आगे देखिए। कहता है इस चीज को चैलेंज करने के लिए डेविड रिकार्डो की थ्योरी आई कब, 1870 में। और उन्होंने क्या कहा, रिकार्डो रीजन्ड दैट इवन इफ अ कंट्री हैड द एब्सोल्यूट एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ प्रोडक्ट्स, स्पेशलाइजेशन एंड ट्रेड कुड स्टिल ऑकर बिटवीन टू कंट्रीज। बोल रहा भाई साहब चाहे कितना भी हो जाए कि दोनों कंट्री में वही बेस्ट हो जो एक ही कंट्री बेस्ट हो, लेकिन फिर भी उसमें ट्रेड पॉसिबल है। बोला कैसे, बोल रहा है कंपैरेटिव एडवांटेज अकर्स व्हेन अ कंट्री कैन नॉट प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट मोर एफिशिएंटली देन द अदर कंट्री, हाउएवर इट कैन प्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट बेटर एंड मोर एफिशिएंटली देन इट डज अदर गुड्स। बोल रहा है भाई साहब ऐसा है कि दो कंट्री के बीच में क्या प्रोडक्शन अपने अपने कंट्री में दोनों में से कोई तो एक बेस्ट करता होगा। जैसे यूएसए और अभी मैंने इंडिया वाला एग्जांपल दिया था तो उसमें क्या मैंने बोला था, मैंने बोला था कि यूएसए में वेट और राइस दोनों क्या हो रहा है, ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे वो लोग, यानी कि इंडिया के कंपैरिजन में वो थोड़ा कम कर पा रहे हैं, है ना। तो अब ऐसा तो नहीं है कि वीट और राइस दोनों में ही उसका खराब होगा, दोनों में से तो कोई बेस्ट होगा। आप उस बेसिस पर सामने वाले कंट्री से क्या करिए, ट्रेड करिए। मतलब अगर आप वीट अच्छा बना सकते हैं तो वीट को एक्सपोर्ट करिए, अगर आप राइस अच्छा बना सकते हैं या राइस प्रोडक्शन अच्छा कर सकते हैं तो राइस को एक्सपोर्ट करिए। आइए कह रहा द डिफरेंस बिटवीन दीज टू कंट्रीज इज सबल। Comparative advantage focus on the relative productivity differences, whereas absolute advantage looks at the absolute productivity। हाँ जी, तो ये थी आज की थ्योरी। आज हम इतना ही रखते हैं, नहीं आज हमने 3 थ्योरी कंप्लीट किया जिसको हम लोग क्लासिकल और ट्रेडिशनल थ्योरी बोलते हैं। ये इसको छोड़ दीजिएगा, ये आप एक बार एग्जांपल दिया हुआ इसको देख लीजिएगा, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, मैंने ऑलरेडी एक एग्जांपल आपको देख के बताया है, वो बेस्ट एग्जांपल है, तो इसको आप छोड़ दीजिएगा। तब आज के लिए लेते हैं आपसे अलविदा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया और जय हिंद।